हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के मॉड्यूल को हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन बीपीएससी यूकेपीएससी या यूपीपीएससी की जैसे कोई और अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, तो ज़रूर आपके सिलेबस में ओडी होगा। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में या फिर बीएससी वगैरह बीए मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो भी आपका सिलेबस में है। तो अगर आप इनमें से कोई भी हैं जिनके सिलेबस में ये चीज़ें हैं, उसको ध्यान से पढ़ने के लिए ही मैंने मॉड्यूल को शुरू किया। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर मैं यूपीएससी मैथमेटिक्स की बात करूं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 60 टू 70 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें ओडीई से। ओडीई आपका मैथमेटिक्स का पेपर 1 का पार्ट है यूपीएससी मैथमेटिक्स के। इसका जो सिलेबस है वो हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ यहीं पे। सिलेबस में मैं पूरा टाइम जाया नहीं करूँगा। इसके तुरंत बाद में अगले 2 मिनट के अंदर मैं अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जो पढ़ने वाला काम है, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी आप हल्का हल्का देख लो इसे, क्योंकि क्या समझ में आएगा ऊपर से देख के, बस टॉपिक के नाम देख लो इसलिए दिखा रखा है। इसमें हमारा सबसे पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिक कहाँ पर है इसका? क्लास 12th में। क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो 9 है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस का जिक्र किया गया है, वो बहुत फंडामेंटल बेसिक है। और मैं मानता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, प्लीज़ 12th क्लास से कवर करें। कहाँ से कवर करोगे? मैंने ही वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, वन शॉट देखो, वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेंगे। क्योंकि अब एक एक क्वेश्चन करा के या 12th लेवल के हिसाब से करके ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बेहतर रहेगा कि एक रिवीजन हो जाए वन शॉट में। अगर आपने पहले का भी पढ़ा होगा तो वन शॉट देख लेना, नहीं मिलेगा तो मेरे से मांग लेना या फिर सर्च कर लेना प्रणव पांडे क्लास 12th वन शॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको वन शॉट मिल जाएगा। उसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वेरिएबल सेपरेबल क्या है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ऑल्दो इन सबका यूज यहाँ पर होगा जब हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री देख रहे होंगे। तो यहाँ तक का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट क्लास 12th के सिलेबस से रिजेंबल करता है। थोड़े बहुत कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा देख लेंगे, अदरवाइज मोर और लेस सिलेबस वही है जो क्लास 12th का था यहाँ तक। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बेसिकली इनमें ही इंट्रोड्यूस हो जाता है। जब ये पढ़ रहे होते हैं तो हम रास्ते में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज हो जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते समय। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कवर कर देंगे, जो कि सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, जो कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 होती है जब दो लाइंस के स्लोप आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, ये यहाँ से स्टार्ट होता है जो आपके उसमें इससे पहले नहीं था। क्लैरॉट्स इक्वेशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, सेकंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये जिसे आप बेसिकली CF और PI के काम चलाते हो, मतलब पढ़ते हो, तो ये वो चीज़ें। उसके बाद की चीज़ें आगे मैं अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा इसका, कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर कई बार क्वेश्चन बना हुआ है इससे पहले भी। इसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन है, तो ये एक अच्छा सा पार्ट हो जाएगा अपना, लास्ट का पार्ट है। लेकिन ये जो 13 तक का पार्ट है बड़ा स्मूथ तरीके से करेंगे और इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कुछ भी आपको अलग सा नहीं लगने वाला। बाकी उसके बाद लैप्लास में हम थोड़ा सा देख लेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस तरह से ओडीई आपका फिनिश हो जाएगा। ओडीई की तरह एक मिलता जुलता टॉपिक है, उसका नाम है पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? तो यहाँ पर अभी वैसे मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता, कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आपको, जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे पीडी क्या है। वो आपकी सेकंड बुक का यानी सेकंड पेपर का टॉपिक है। फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोशिश करूंगा कि आज ही के दिन में हम फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को देख लें। देखो क्वेश्चन का तो कोई अंत नहीं है, जिस भी बुक को आप पर्टिकुलरली फॉलो कर रहे होगे उस बुक में आप इजीली ये जो चीज़ें हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेना। मैंने कोशिश किया कि ऐसे क्वेश्चन जिनसे अंडरस्टैंडिंग बन जाए और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस को यहाँ ले लिया है। और मेरा मेन पर्पस है अभी आपको कि आपको रिवीजन कराना जो आपने 12th क्लास में पढ़ लिया था। एक्चुअली ये टॉपिक पढ़े हुए हैं आपके पहले से, नहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो अगर कोई देख लो, मैं करा रहा हूँ। इधर देखो, शुरुआत से समझेंगे, मैं मान के नहीं चलूंगा कि आपने पहले पढ़ा हुआ आपको सब कुछ याद है, वो सब बातें। मैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होगा कि ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे जिसमें कुछ इस तरह के टर्म्स मौजूद हो, dy/dx प्लस y प्लस x इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट 2 3 कुछ भी ऐसा। इस तरह की चीज को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। यानी कैसी चीज को? जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव टाइप के हों, जिसमें हमारे पास वेरिएबल हो, जिसमें वेरिएबल हो, इनको कुछ नाम दिया जाता है। जैसे इस x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऊपर वाला जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बोलते हैं ना y इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो करस्पॉन्डिंगली आपको y मिलता रहेगा 2 4 6 इस तरीके से। तो हमारा ये मानना होता है कि x को हम अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, यानी x इंडिपेंडेंट है और y उस पर डिपेंड करता है कि जो भी फंक्शन डिफाइंड होगा, तो इस तरीके से हम y को डिपेंडेंट कहते हैं। जब आप ODE पढ़ते हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम dy/dx जैसी चीज़ों के साथ डिस्कशन करते हैं। लेकिन जब आप PDE पढ़ोगे तो आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, del y/del x या फिर आपको del z/del y, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यानी कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ पर हो जाएंगे। तो बस यही एक छोटा सा फर्क होता है, ये हम जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अभी इस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को करना है, ज़्यादा हवा बना के नहीं चलना, ज़्यादा
टफ ऐसा बना के नहीं चलना, चीज़ें बहुत सिंपल है। जहाँ पर थोड़ा सा कुछ होगा वहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस कर दूंगा, जहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि समझने में डिफिकल्ट है। बाकी इधर देखो आराम से, आपको बोल रहे हैं कि फाइंड करो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ कर्व्स वेयर एबीसी आर कांस्टेंट। समझना पड़ेगा पहले, तभी यह बात आगे बनेगी। पहले स्टोरी बनानी पड़ेगी कि कर क्या रहे हैं हम, तभी आपको क्वेश्चन करते समय कुछ फील सा आएगा, अदरवाइज आप मैकेनिकल सा फील करोगे। इधर देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं होता। जैसे ये मान लेते हैं एक इक्वेशन है, ये क्या है, आपको लग रहा होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई टाइप की एक पैराबोला की इक्वेशन है। क्या आपको महसूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि पैराबोला है जिसका वाई की पावर कम है और वाई के अलॉन्ग ये खुल रखा है, ऐसी होती है इक्वेशन। अच्छा, अगर ना आपको कोई बोले कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की इक्वेशन तो आपने बना दी, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये इक्वेशन भी कुछ है। जैसे अगर मैं इसे कहूँ तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइप की, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइप की, इस तरह से अगर मैं अलग अलग से बनाता रह रहा हूँ, अगर मैं नीचे को आऊँगा तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 या माइनस 3 टाइप का होगा। वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। सबसे पहले वाला जो है वो कर्व इसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 1, उसके बाद मैं अगर इसे नंबर 2 कहता हूँ, इसे नंबर 3 कहता हूँ मैं, और इस वाले को मैं नंबर 4 कहता हूँ, तो उस हिसाब से मैंने इन्हें डिफाइन किया हुआ। यानी कि जो ये पॉइंट होगा ये डेफिनेटली क्या होगा, ये 2 का पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट 3 का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट -2 का पॉइंट है। इस तरीके से क्या करना चाह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि दिख क्या रहा आपको जो बना हुआ, व्हाट इज इट, ये पैराबोला है। लेकिन क्या ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा अगर मैं कहूँ कि सारे को मुझे रिप्रेजेंट करना है एट अ टाइम, मुझे एक एक को नहीं करना, मुझे सारे को रिप्रेजेंट करना है। यानी कि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करना, फैमिली ऑफ कर्व को, फैमिली ऑफ पैराबोला को। तो कांट आई राइट इट लाइक दिस कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टाइप का, k टाइप का या c टाइप का, जो भी आप लिखना चाहते हो, वेट एवर यू वांट, यहां पर लिख दिया। अब आप समझ जाएं कि ये जो चीज है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द कर्व्स ऑफ दिस फैमिली ऑफ पैराबोला, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन द कांस्टेंट वैल्यू ओनली। अब कांस्टेंट पे मैंने कुछ नहीं बोल रखा, आई एम जस्ट सेइंग कि कांस्टेंट इज बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, तो जब वो नेगेटिव होगा तो ऐसा दिखने लग जाएगा, यानी नीचे चल जाएगा। जब पॉजिटिव होगा ओरिजिन से ऊपर चले जाएगा। तो कुल मिलाकर जितने पैराबोला यहां पर बनेंगे उन सबको कॉमनली रिप्रेजेंट कर रही है सिर्फ मात्र एक इक्वेशन। समझे आप? तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व। अब समझना प्लीज, मैं बहुत ही ज्यादा काम के क्रक्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझना। इसे फैमिली ऑफ कर्व कहेंगे। इसका एक दूसरा नाम भी है जनरल सॉल्यूशन। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा। इसको जनरल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अभी शायद समझना आ रहा हो कि जनरल सॉल्यूशन जैसी क्या बात है, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा कुछ टाइम बाद, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो फैमिली ऑफ कर्व हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो बेसिकली है क्या ये, दिस इज नथिंग मोर देन अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई एंड सम कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, हम कहते हैं कि दिस इज नथिंग मोर देन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब होता है स्वेच्छ अचर, अचर मतलब बदलता नहीं, ऐसे ही बोल दिया मैंने, छोड़ो। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट तो है लेकिन आप जानते नहीं। मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच की कड़ी है, आप ऐसा समझ लो। जैसे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी वायरस होता है ना, वैसे ही कर कर। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो हमें पता है कि दिस इज अ कांस्टेंट, बट वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट। यानी कि अगर मुझे कोई बोले डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज व्हाट, आई कैन इजीली से 0, ये कह सकता हूं, क्योंकि मुझे ये क्लैरिटी कि दिस इज कांस्टेंट, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कांस्टेंट है कितना, इट इज ग्रेटर देन 0 और इट इज लेसर देन 1 और इट इज ग्रेटर देन, मुझे कुछ नहीं पता। समझ में आ रही बात? तो ये एक छोटी सी बात होती है, ठीक है। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब समझना, अब होता क्या आप समझो। तो ये जो चीज आपने करी, अब समझते हैं यहां से क्या होगा। कोई कहेगा कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती होगी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस कर्व की, इस फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती होगी, वो बताओ। तो हम बता सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमारा मोटिव सुनो क्या है। मोटिव हमारा सिर्फ इतना है कि ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मौजूद होंगे उतने बार आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और क्या करना चाहते हो डिफरेंशिएट करके, इस कांस्टेंट को हटवाना या इन कांस्टेंट्स को हटवाना जो मौजूद है वहां पर। चिंता नहीं करनी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए आगे, समझ में आ जाएगा सब कुछ। बस एक बार कोशिश करो, ऐसे समझ पा रहे हो क्या। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दूं, सो विल आई गेट दिस 2x, कांस्टेंट गायब हो गया। सो दिस इज माय इक्वेशन ओनली। इसको कभी कभी dy बाई dx को मैं y डैश भी लिखूंगा तो चलेगा, कभी कभी मैं इसको y1 लिखूंगा, ऐसे तो भी चलेगा, अक्सर मैं डैश ही लिखूंगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2x ओनली। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि y डैश माइनस 2x इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम किसी को बोलते हैं तो उसकी खास बात क्या होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दिखेगा।
इसमें आपको डिवाइड जैसे टर्म नहीं दिखेंगे लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखेंगे। समझ पा रहे हो कुछ थोड़ा बहुत? एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर आगे आगे आके धीरे धीरे और बात करूंगा, वरना मुझे लगता है कि आप उलझ ना जाओ। इधर देखो, चीजें बहुत सिंपल है लेकिन ना देखो, आप सोच पा रहे होगे आपकी ये भी कुछ ना कुछ एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि कुछ डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए, डिफरेंट वैल्यू ऑफ बी, डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी डालने पर एक पर्टिकुलर कर्व आ रहा होगा, फिर एबीसी की एक डिफरेंट वैल्यू डालोगे कुछ एक अलग कर्व आ रहा होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे जैसे यहां पर सिर्फ मात्र एक ही कांस्टेंट सी था, वहां पर तीन कांस्टेंट्स आर्बिट्ररी जो किसी पर्टिकुलर कर्व को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवरऑल एक फैमिली ऑफ कर्व को, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न्स की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप ये समझो कि जैसे ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? अ फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ कि वो सब के सब कोइंसेंट्रिक है, जिनका सेंटर ओरिजिन में इस तरह का कुछ था। वैसे ही कर ये कर्व है, मुझे नहीं पता है कर्व बनता कैसे, नहीं मुझे जरूरत है पता करने की, मुझे सिर्फ चाहिए इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे बहुत क्लैरिटी कि मुझे इसका डेरिवेटिव लेना होगा। मोटिव क्या है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को गायब करवाना है। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है? तीन, ए बी सी, यही होता है जनरली एबीसी टाइप से, अदरवाइज वो स्पेशली कह देंगे कौन है। अब क्या कर सकते हो इन्हें हटाने के लिए? डिफरेंशिएट। कितने बार कर सकते हो? 3 बार। जितने कांस्टेंट गिवन है उतने ही बार डिफरेंशिएशन करना होता है। अब देखो आगे करते हैं। dy बाई डी एक्स करा हमने, 2ax आगे डिफरेंशिएशन करके, ये कितना हो गया? कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है? नेगेटिव का साइन। ये बेसिक चीजें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इनके बारे में। माइनस का bn साइन nx हो गया, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। चलो बधाई हो, एक कांस्टेंट तो पहले ही गायब हो गया, एक ही शॉट में गायब हो गया। अब दो कांस्टेंट्स बचे हैं a और b, इनको हटवाना है। लेकिन जितना आसान आप सोच रहे हो उतना होता नहीं है, मतलब हो सकता है कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो आसान, वैसे कठिन भी ज्यादा नहीं होता। सुनो अब क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मन में आपकी क्वेश्चन आएगा कि चलो दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं। आप कुछ ऐसे मत करना, ऐसी गलती मत करना। जब भी कभी एक बार डिफरेंशिएट करो उसके बाद पॉज लो, और पॉज लेके सोचो कि क्या जो चीज निकली है उसको थोड़ा मैं श्रिंक कर सकता हूं, क्या छोटा कर सकता हूं, क्या कुछ अरेंजमेंट वगैरह कुछ हो रहे हैं क्या पॉसिबल, वो कर लिया करो। आप बोलोगे क्या कहना चाहते हो, मैं बताता हूं क्या कहना चाहता हूं। एक क्वेश्चन ये कहता हूं, देखो अगर मैं इस चीज को, ये जो चीज है, अगर मैं इसे एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट करूं, देखता हूं क्या कुछ हो पा रहा है क्या, क्योंकि देखते हैं 2a हो गया, माइनस का ये साइन का देखो bn स्क्वायर cos nx हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? साइन का cos होता है और n आगे से आ गया, वो मल्टीप्लाई हो गया। फिलहाल मेरे पास इक्वेशन वन कह देता हूं, इक्वेशन 2 आ गई, दो इक्वेशन आ गई। क्या मैं अभी कुछ कर पा रहा हूं इन दोनों से? क्योंकि जब मैं पहली इक्वेशन मैंने लिखी ना, तो मैंने पॉज मारा था मनी मन में, मुझे दिखा नहीं कुछ खास होता हुआ कि कुछ आपस में जोड़ दो कि इक्वेशन a और 1 से कुछ हो पाता, मुझे दिखा नहीं होने जैसा। लेकिन अब 1 और 2 को देखकर मुझे फील आ रहा है कि इन दोनों को मैं आपस में कंबाइन वगैरह कर सकता हूं, मिक्स कर सकता हूं। मुझे समझ में आ रहा है कि ये 2a है, वो 2ax है, यानी मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये x से मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर ये दोनों के दोनों माइनस माइनस करके कट जाएंगे, तो a गायब हो जाएगा, और क्या चाहिए फिर। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विद x बोथ ऑफ दी साइड। x से मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लीज ध्यान से प्लानिंग जो मेरी है उस पर फोकस्ड रहना है, फिर तो काम होते रहेंगे। देखो x से मल्टीप्लाई किया, लेट इट बी नाउ 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 मैं अब क्या कहूंगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉरी नॉट 2, 1 एंड 3, 1 एंड 3 से जैसी मेरी प्लानिंग है कि भैया इसमें भी 2ax इस पे भी 2ax है, तो ऐसा करता हूं माइनस कर लेता हूं। तो जैसे मैं माइनस करूंगा dy बाई डी एक्स को मैं y डैश लिख रहा हूं, और इसको मैं लिखूंगा डबल डैश y में, तो y डबल डैश, और 2ax में से 2x घट गया। इसमें से ये जब माइनस होगा, पहले इसको लिख लेता हूं, माइनस का bn sin nx, माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, एंड इट विल बी नाउ bn स्क्वायर x cos nx। और शायद आप समझ गए होंगे कि एक काम तो चलो हमारा हो गया, फिर भी अभी जो और इजी हो सकता है इसको थोड़ा सा सिंपल कर रहा हूं। मुझे दिख रहा है कि bn दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, यहां पर बच रहा है nx, n बच रहा है, x बच रहा है, और cos nx बच रहा है, और वहां पे बच रहा है माइनस का sin nx, ये बचता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे समझ आ रहा है कि यार बहुत अच्छा, 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया और 2 कांस्टेंट गायब हो गए, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? अब सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो और एक ही कांस्टेंट को हटवाना है, बस एक ही मौका मिलेगा आपको। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं इसे डिफरेंशिएट कर, देखो इसको डिफरेंशिएट करके मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कुछ हो पाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि अगर जो मैंने जहां पे अपनी पारी को छोड़ा था, यानी इक्वेशन 2 पर डिफरेंशिएशन करना, उसी से आगे बढ़ाया जाए? क्यों ना मैं फ्रॉम, इसको कुछ नाम दे दो। देखो इसमें उलझना मत, प्लानिंग क्लियर होनी चाहिए, फिर तो मैं इक्वेशन 3 4 5 10 पता नहीं क्या क्या कहता रहूंगा। सुनो, फ्रॉम 2 कांट आई जस्ट डू अ डिफरेंशिएशन अगेन, डबल डैश को एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा, ट्रिपल डैश, 2a गायब हो गया। यही तो चाहता था मैं कि कांस्टेंट गायब हो जाए। चलो खैर जो भी है, यहां पर मेरे पास बचा माइनस का b
एन स्क्वायर कॉस एन एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एन एक्स, वो माइनस इसे प्लस कर देगा और एक एन इसको जोड़ के एन क्यूब बना देगा। सिंपल सा डेरिवेटिव लिया, अपने हिसाब से करो बस। ये अब आपको शायद लग रहा होगा कि चीज़ें बड़ी आसान है, क्योंकि जो वो फोर्थ है और जो फिफ्थ है मैं इन दोनों को अगर मिला दूं, ये प्लस का सिंबल है, तो क्या आपको नहीं लगता कि फोर्थ और फिफ्थ को मिला देने पर बी गायब हो जाएगा? मिलाएंगे कैसे? डिवाइड कर दो, बस डिवाइड कर दो। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ आप आराम से अगर डिवीजन करोगे तो यू विल बी गेटिंग y माइनस एक्स वाई डबल डैश इन डिवीजन y ट्रिपल डैश, और b से b कट गया, एक n से एक n कट गया, ऊपर बचा एन एक्स कॉस एन एक्स माइनस का साइन एन एक्स, एंड इन होल डिवीजन b कट गया, n स्क्वायर बचा नीचे सिर्फ और साइन एन एक्स। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे और थोड़ा बहुत इधर उधर मल्टीप्लाई करना चाहते हो या ऐसे छोड़ देना चाहते हो, बट दिस इज योर रिजल्ट। क्योंकि खास बात क्या है, इसमें कहीं पर भी हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर नहीं आएंगे, तो दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। अगर हमने कोई एरर नहीं किया हुआ कैलकुलेशन वगैरह में तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो व्हाट वी विल कॉल इट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब एक बात सुनो प्लीज, चलो अभी नहीं बोलता ज्यादा, अभी इतना ही बोलता हूं, तो आपको समझ में आ गया इतना, ठीक है। अच्छा एक खास बात थोड़ी सी सुन लो कि आपके सामने ना कभी कभी कुछ चीजें लिखी होंगी, जैसे कैसे लिखी होंगी, ऐसे लिखी होंगी सर, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ। एक लिखा हुआ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ। इन दोनों में फर्क क्या है ना, डी वाई बाई डी एक्स ये बताना चाह रहा है कि डिफरेंशिएशन y का एक बार हुआ है, ये बताना चाह रहा है कि डिफरेंशिएशन y का दो बार हुआ है। इस चीज मैक्सिमम दो बार हुआ है, तो वो भी है लेकिन दो देखना है मैक्सिमम जो हुआ है। अच्छा इससे कुछ समझ में आ रहा है, यानी जरूर ये ऐसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ही होगा। क्या आपको ऐसा फील सा आ रहा है? क्योंकि एक कांस्टेंट होगा, उसको हटाने के लिए एक ही बार डेरिवेटिव किया होगा। क्या आपको फील आ पा रहा है कि इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट्स होंगे, तभी उन्हें हटाने के लिए दो बार डिफरेंशिएशन किया जा रहा होगा, ठीक है। इस चीज को कहते हैं ऑर्डर, यानी कि इसका ऑर्डर जितने बार y या अपना जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कितने बार डिफरेंशिएट हुआ, ये दो बार हुआ है, इसीलिए हमने इसमें d2y लिखा, इसलिए इसकी ऑर्डर कितना हो गया, दो हो गया। इसका ऑर्डर कितना हो गया, वन हो गया। क्या मैं एक बात कंक्लूड कर सकता हूं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी जो फैमिली ऑफ कर्व में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने थे। इसमें जरूर टू रहे होंगे, इसमें जरूर एक रहा होगा, तो आप देखो ना इसमें कितना है y डैश, यानी कि एक ही कांस्टेंट रहा होगा, जी एक ही था। आपको क्या लगता है कि इसमें कितने मैक्सिमम कितना आ रहा है, y कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तीन बार। जरूर इसमें तीन कांस्टेंट होंगे, सच में इसमें तीन ही कांस्टेंट थे, तो ये तय हो गया। शायद आप मेरी बात समझेंगे कि जितना ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उतने ही नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होते हैं, या जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। वेरी गुड, इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस करेंगे। एबीसी अगेन वी हैव थ्री कांस्टेंट, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन विल मस्ट हैव थ्री ऑफ डिग्री ऑफ ऑर्डर थ्री, नॉट डिग्री थ्री। देखो, सो वी आर जस्ट डूइंग डिफरेंशिएशन बोथ ऑफ दी साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाई डी एक्स करा, जिसे आप y डैश भी कह सकते हो, ये हो जाएगा a e की पावर 2x, और 2 को आगे ले लो क्योंकि आप जानते हो चेन रूल, b e की पावर माइनस 3x एंड माइनस 3 विल कम इन फ्रंट ऑफ दिस, प्लस c e की पावर x ओनली। ये हो गया। कुछ खास फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आपको, शायद नजर आए। आप बोलोगे कि यार ऐसा करते हैं माइनस कर लेते हैं तो c कट जाएगा, बहुत सुंदर सोचा आपने। आप ये भी कर सकते थे कि पहली इक्वेशन, अगर आप इसे पहली इक्वेशन a कह दो, इसे इक्वेशन 1 कह दो, अगर आप इक्वेशन a को 2 से मल्टीप्लाई करते फिर घटाते तो a कट जाता तो भी चलेगा, तो कुछ भी चलेगा। मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है कि सिंपल y में से y डैश को माइनस कर दो, उससे क्या होगा, a e में से ये जाएगा, माइनस होगा तो माइनस का a e 2x आएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम लाइक दिस। और जो मैं चाहता था वो हो गया, c वाला कट गया, कोई भी एक कट गया, वैसे करते मल्टीप्लाई करके a कट जाता, अभी c कट गया। अब फिर से हमारी प्लानिंग है कि इनको आपस में घटाना है, तो एक काम तो हमने कर दिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मुझे लगता है बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, हो सकता है कि आप यहीं पर इसी को डिफरेंशिएट कर दो, या आप इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करके बात को आगे बढ़ाओ, है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मन इस बार कर रहा है कि यार इस वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ ऑफ दी साइड, ये ऐसा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, a e 2x, और 2 जो आगे से आएगा वो ऐसा हो जाएगा, ये क्या होगा, b e माइनस का 3x, और माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, इट विल बिकम लाइक दिस। अब बहुत क्लियरिटी है, इसको इक्वेशन 2 और 3 का हिसाब किताब में कर लूंगा, क्योंकि 2 और 3 के हिसाब किताब में क्या होगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, ऊपर वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को, और दोनों को माइनस वगैरह कर दूं, तो a वाले टर्म कट जाएंगे, फिर अल्टीमेटली मेरे पास एक ही कांस्टेंट b बचेगा। करते हैं ऐसा, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उसमें से माइनस कर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3 को, तो देखते हैं 2y माइनस 2y डैश, ये इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस करना है इक्वेशन 3 को, यानी y डैश और माइनस माइनस का प्लस y डबल डैश, गॉट इट।
इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और ये सेम चीज़ माइनस हो जाएगी, 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 20 आई गेस। आपको समझ में आना चाहिए यार। प्लानिंग हमारी सफल रही मेरे ख्याल से, क्योंकि वाई डबल डैश को सबसे आगे लिख दो, ये हो जाएगा माइनस का 3y डैश और ये हो जाएगा प्लस का 2y, एंड हियर वी आर विथ 20b(e⁻³ अब मुझे शायद अब बोलने की कोई जरूरत नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए। 3 कांस्टेंट्स थे, इसीलिए हम 3 बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अभी तक हमने 2 ही बार किया और एक ही कांस्टेंट बचा हुआ है, एक ही डिफरेंशिएशन गेम खत्म हो जाएगा। कैसे? इफ वी आर अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन नंबर 4, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, व्हाट विल आई गेट नाउ? y ट्रिपल डैश, गॉट इट, माइनस 3y डबल डैश and plus 2y dash, and here we are with 20b(e⁻³ and minus 3 will multiply with it according to the chain rule। तो ये इक्वेशन 4 और 5 को अगर आप डिवाइड कर दोगे, बोलो b कट जाएगा नहीं कट जाएगा, हो गया काम। अब आप पे डिपेंड करता है, आप सब्सटीट्यूट करो या डिवाइड करो। डिवाइड करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। नहीं वैसे अच्छा नहीं लगता डिवीजन, मुझे यूनिटी अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे वैसा वाला डिवाइड करना मुझे अच्छा लगता है, मैंने कहा ठीक है। पता चल रहा आप सोच रहे कि अंग्रेजों से ज़्यादा प्रभावित लग रहे यार ये, नहीं ऐसा नहीं है। ये ऊपर वाला मैंने लिख दिया, नीचे वाली क्वेश्चंस को मैंने लिख दिया। प्लीज़ आप लिखते समय थोड़ा सा गलती मत करना, बस इतना ध्यान रख लेना। 20b(e⁻³ एंड हियर आल्सो वी आर विद 20b(e⁻³ एंड मल्टीप्लाई विद 3 माइनस का, दे बोथ विल कैंसिल आउट। माइनस 3 इंटू वाई डबल डैश, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 9y डैश, और ये हो जाएगा माइनस का 6y, एंड हियर वी आर विद वाई ट्रिपल डैश माइनस का 3y डबल डैश एंड प्लस का 2y डैश। बस इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। y ट्रिपल डैश को सबसे आगे रहने दूंगा, ये डबल डैश है, ये डबल डैश है, ये तो दोनों कट गए कैसे, है ना। और यहाँ पे 9y डैश इधर आएगा तो 2y डैश में से घटेगा तो माइनस का 7y डैश आ रहा है, और ये माइनस का 6y इधर आ रहा है, ये प्लस का 6y आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। देखिए मेरा आंसर है। वैसे तो मैंने ना यार कोशिश की है कि मैं एरर ना करूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरे कहीं पर एरर हो जाए। मैं वीडियो को दोबारा रिव्यू करता जरूर हूँ, अगर मुझे लगेगा कि कोई कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है, छोटा मोटा एरर रह गया कैलकुलेशन वगैरह में, तो मैं क्या ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप उसे करेक्ट कर लोगे, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो गलती, ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ मेरे आंसर पर वो मत करना, मेरे एक तो प्रोसीजर को फॉलो करना और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं, कहीं पे एरर लग रहा हो तो बिंदास एरर मानना उसे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस वेयर a एंड b आर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स यानी वही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। सो अगेन दे आर गिविंग दिस टू अस। अब आप अगर आपको दिख रहा होगा तो दिस इज अ काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्योंकि ये एक तरह से आप इसे कुछ इलिप्स टाइप का शायद कह सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि सॉरी 1 में ले लेना, 1 में ये ले लेना, मतलब इस तरह से ना, इज इक्वल टू 1। मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फैमिली ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स 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 इलिप्स, ये सारे इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाउ दे वांट व्हाट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। इनकी हमसे एक्सपेक्टेशन ये बिल्कुल नहीं है कि हम ये पता करें कि भैया ये इलिप्स है या क्या है, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने बोल दिया ऐसी। आ जाओ इधर, देखो क्या करना है। फटाफट से इक्वेशंस को ले लो, फिर से प्लानिंग को जस्ट एग्जीक्यूट करो। ax², इसको ना बहुत कूल माइंड होके करना पड़ता है, वरना जितना इजी लग रहा है ना उतना कभी कभी ये आपको उलझा देगा, आप समझ नहीं पाओगे क्या करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा रहेगा कि इजी लगे हमें, इसलिए आपको बहुत स्टेप वाइज सोच समझ के चलना होगा। देखो इधर, लेट्स से इक्वेशन नंबर ए। नाउ इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस बोथ ऑफ द साइड, आप लिखना उसे लैंग्वेज में, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। टू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो टू बी वाई एंड वाई डैश इज इक्वल टू 0। चेन रूल ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। सो इट विल बिकम नाउ ax प्लस बी वाई वाई डैश। तो मेरे पास ये बन गया, एंड आई एम जस्ट सपोजिंग इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या मैं इक्वेशन ए और 1 से कुछ कर पा रहा हूं? हमेशा थोड़ा सा रुक के सोचा करो, मुझे खास लग नहीं रहा। अब मेरे पास भी ऑप्शन है, क्योंकि मैंने एक बार वैसे डिफरेंशिएशन कर दिया, मैं दोबारा डिफरेंशिएशन कर सकता हूं। एक बार मैं कर चुका हूं, मैंने देखा मुझे कुछ खास होता हुआ दिख नहीं रहा, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं डायरेक्ट अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं। प्लीज आप लिखना इन चीजों को, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो a प्लस बी, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, y डिफरेंशिएशन ऑफ y डैश विल गिव यू डबल डैश, क्योंकि dy बाई dx का एक और बार dy बाई dx करो, d2y बाई dx आएगा ना, प्लस y डैश को लिख दिया, y का डेरिवेटिव y डैश आएगा आपके लिए। चलो ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं। a b y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, यानी ये क्या चीज़ है, dy बाई dx का स्क्वायर, ये ऐसा चीज़ लिखी हुई। इक्वेशन 2 टाइप का से कुछ कह दो। अब थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि अब हमारे पास मौके जितने थे हमारे खत्म हो गए। अब हमारे पास a और b को 2 ही कांस्टेंट थे, 2 ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते थे, कर लिया। अब हमें इन्हीं में से ले दे के कुछ ना कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा,
देखो यही होता है ना, मुझे अब समझ में आ गया कि क्या बेटर रहता। हो सकता है यहाँ से भी रास्ता निकल जाए, लेकिन मुझे इससे अच्छा रास्ता दिखाई दे रहा है। मैं आपको बोलूँ, देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं भी डिलीट नहीं करता हूँ इसे रखे रहने देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, इसमें भी सोच लेंगे। मुझे लग रहा है ना, ये डिफ्रेंशिएशन इतनी आसानी से मत किया करो जब तक आपको बहुत श्योरिटी ना हो। मैं चीज़ें आपको सिखा भी रहा हूँ साथ साथ कि कैसे चलना है, कैसे स्टेप को लेना है, कैसे सोचना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एकदम मैकेनिकली आकर रोबोट की तरह करने लग जाऊँ, उसमें मजा नहीं आएगा यार। इससे अच्छा तो फिर बुक से पढ़ लो। देखो यार, ये जो चीज़ है ना, मुझे इसमें ऐसा फील आ रहा है कि कांट आई जस्ट राइट इट लाइक बी वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स लिख सकता हूँ। मुझे ना एक फील से आ रहा है, देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसे, कैन आई, यस, अब मुझे समझ में आ गया, मेरे लिए बेटर हो गया। क्योंकि अब जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगी और मेरे पूरे कांस्टेंट उड़ जाएंगे, बस जो होगा वो आंसर होगा। क्या आपको बेटर लगा? हाँ ये बेटर है, ये बेटर लगा मुझे, इससे ज़्यादा बेहतरीन लगा मुझे, ये इससे ज़्यादा बेहतरीन लगा कि ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी। अब जब आप इस तरह से चीज़ों को करते हो ना, तो एक सबकॉन्शियस में चीज़ें बैठने लग जाती हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन वगैरह आता है, आप ऑटोमेटिकली आप सोचने लग जाते हो कि क्या करना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, वाई वाई डैश इसको उधर ले गया, माइनस का ए एक्स समझाने के लिए आपको लिख लेता हूँ प्रॉपर्ली, ये ऐसा हो गया। फिर मैंने वाई वाई डैश के अपॉन में एक्स को ले आया, नेगेटिव का ए बाई बी को वहां दिया। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ ऑफ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहां पर मेरा डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल कहता है नीचे वाले का स्क्वायर, जिसे आप क्वोशिएंट रूल भी कहते हो, एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वाई डैश माइनस वाई वाई डैश और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी दिस विल बी इक्वल टू 1। ये जीरो हो गया डिफरेंशिएशन करके कांस्टेंट। आंसर आ चुका है आपका अल्टीमेटली, दिस इज योर आंसर बेसिकली। बस थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दो, वाई वाई डैश का डिफरेंशिएशन डबल डैश प्लस वाई डैश और वाई का एक और बार डिफरेंशिएशन इसको स्क्वायर बना देगा, माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। सो इट विल बी योर रिजल्ट एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश ऑफ फुल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। आप वैसे लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके से। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले। तो इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हर बार एक बात कॉमन दिख रही है हमें कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना ही इसकी ऑर्डर आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर उसी को कहते हैं जितने बार वो वाई मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है। गॉट इट, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने जानबूझ के थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन डाला कि लैंग्वेज टाइप की। अब फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स व्हिच पास थ्रू द ओरिजिन एंड हुज सेंटर्स आर ऑन द वाई एक्सिस। अब समझो, इस सिचुएशन को समझो। वो मैथमेटिकली आपको इस बार इक्वेशन नहीं दे रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं यार ऐसे में हम फंस जा रहे हैं, ये लोग सॉल्व कर दे रहे हैं बार बार। तो उन्होंने इस बार क्या दिया, बोलने की ऐसे सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है, फैमिली ऑफ सर्कल्स की। उनकी खास बात क्या है, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड हुज सेंटर्स लाई ऑन द वाई एक्सिस। मुझे देखो, मुझे समझ में आ रहा है कि वो सर्किल ऐसा होना चाहिए जिसकी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? ना सिर्फ ऐसा, बल्कि ये भी, बल्कि ये जितने सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब सर्कल की खास बात क्या है कि दे ऑल आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर ऑन द वाई एक्सिस। इन सभी का सेंटर वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। अभी हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस कहते हैं तो फिर वो इस तरीके का सर्कल बन जाता है। शायद आपको मेरी बातचीत कुछ समझ में आ रही होगी। तो इतने सारे नहीं बनाओगे आप, रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ एक बनाओगे जिससे आप मेन बात समझ जाओ और उसी को जनरल बना दो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह के फिगर की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह के फिगर की बात कर रहे हैं कि थ्रू दी ओरिजिन, विच पासेस थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहे हैं। या ये ऐसा भी कह सकते थे कि विच टचेस द एक्स एक्सिस एंड हुज सेंटर लाई ऑन द वाई एक्सिस, ऐसा भी कह सकते थे क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ये और वाई एक्सिस पे इसका सेंटर है। तो फिर जरूरी नहीं हो, तो फिर तब भी ऐसा ही बनता हो, ठीक। तो अभी फिलहाल मैंने ऐसा कह दिया। अब इससे हमें क्या क्या खास बात समझ आ रही है, यानी कि इस तरह की फैमिली, अभी जरूरी नहीं है कि अपवर्ड ही हो, ये बिलो टू द एक्स एक्सिस भी हो सकता है। तो मैंने एक जनरल बनाया, मैं ऐसा मान के नहीं चलूंगा कि ये ऊपर ही है। तो जनरल करने के लिए क्या करेंगे, देखो सर्किल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्योंकि आपको सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। शायद आप जानते होंगे कि सर्किल की इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर होती है। यानी कि क्या होती है सर्किल की इक्वेशन, ये क्या चीजें लिखी है मैंने, ये कुछ नहीं है, सर्किल का एच कॉमा के इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट है और आर इसकी रेडियस है और ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तब होती। तो उस हिसाब से अगर मुझे इसका ये सेंटर का ये कुछ मानना पड़ेगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो ज्यादा बेटर रहेगा मैं इसे 0 कॉमा समथिंग मानूं, लेट से सी। क्यों 0? क्योंकि वाई एक्सिस पे x 0 होता है। तो एक कंडीशन उन्होंने जानबूझ के दी थी ताकि हमारा एक कोऑर्डिनेट कम हो जाए, एक वेरिएबल कम हो जाए। अदरवाइज आपको क्या मानना पड़ता है, a कॉमा बी टाइप का, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते, दिक्कत होती। और ऑटोमेटिकली हमारे पास एक दूसरी इंफॉर्मेशन भी इन्होंने दिलवा दी है, वो ये कि हमारा रेडियस c के बराबर हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो टच कर रहा है। इससे दूसरी कंडीशन आ गई, वो ओरिजिन को टच कर रहा है जिसके कारण हमारा रेडियस पता चल गया c है और उसका वो y एक्सिस पर उसका सेंटर, इससे पता चल गया कि सेंटर का कोऑर्डिनेट 0, c टाइप का। अब आपके लिए आसान हो गया इक्वेशन को समझ पाना कि x माइनस 0 का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अगर कोई इस तरह की समझ ना रखता हो तो पता नहीं कितने सारे कांस्टेंट मान लेगा, ए बी सी पता नहीं क्या क्या मान लेगा, दिक्कत हो जाएगी। अब हमें बहुत श्योरिटी है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसका ऑर्डर 1 होगा क्योंकि कांस्टेंट एक ही है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। यहां से आगे सॉल्व करते समय कुछ स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं कि डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दे, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन एक ही बार कर सकते हो आप, मौका नहीं है अगला मौका नहीं है, यही लास्ट मौका है जो करना है, लास्ट अटेम्प्ट है ये। तो क्या करोगे इस बारी में, ज्यादा बेटर देखो, आप सोचोगे कि डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दो, लेकिन आप कुछ खास कर नहीं पाओगे, आप ट्राई करना। मुझे जो लग रहा है जो खास हो सकता है, मैं ज्यादा पसंद करूंगा इसको खोल देना, एक्स स्क्वायर इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc, क्योंकि मुझे दिख गया था इतना, ऐसा भी नहीं है कि हमें दिखता नहीं है, हमें पहले ही पता चल गया था कि कट कट जाएगा। इतनी सोच थोड़ी सी डेवलप हो गई है, या यूं कहें कि इस क्वेश्चन को पहले भी बहुत बार किया है इसलिए डेवलप हो गई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2cy को वी कैन कॉल इट लाइक, अब आराम से डिफरेंशिएट कर दो एक बार, क्योंकि अब जैसे ही आप एक बार इसे डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ ऑफ द साइड, तो आपको क्या मिलेगा 2x, यहां क्या मिलेगा 2y, y डैश, बिकॉज वी आर डूइंग इट विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे 2cy का मतलब 2c ओनली, तो इक्वेशन 1 और 2 को जस्ट डिवाइड कर लो, 2c कट जाएंगे, यानी कि रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन डिवीजन 2x प्लस, ये लिख दो पूरा 2x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू y ओनली, क्योंकि डिवीजन से 2c कट गया। सो अल्टीमेटली योर रिजल्ट कैन बी व्हाट, योर रिजल्ट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये y डैश है, इज इक्वल टू y टाइम्स 2 को कॉमन ले लो, x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स। सो दिस विल बी योर रिजल्ट। होप यू ऑल गॉट इट। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, वेरी इजी। यस, अच्छा ये एक क्वेश्चन है, एक बार इसे भी फटाफट से देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, y इज इक्वल टू ई की पावर x a cos 2x। कोई बोले, वैसे बोल रखा है कि a और b हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a और b को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू डिफरेंशिएशन बोथ ऑफ दी साइड, क्योंकि 2 बार करना है हमें डिफरेंशिएशन, तो पहली बारी में बिना सोचे समझे ही कर लो, कोई ज्यादा टेंशन नहीं होने वाला। a sin 2x विद नेगेटिव आएगा, ध्यान रखिए नेगेटिव के साथ, प्लस यहाँ पे 2b cos 2x। देखो मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं, बीच में सुनो पॉज करके। साइन और कॉस की जब बातचीत होती है ना, तो फायदा ये हो जाता है कि कॉस अगर अभी साइन बदला है तो एक अगले डिफरेंशिएशन करने पे साइन कॉस में बदल जाएगा, तो फिर कंपेरेबिलिटी आ जाती है। ये टिप था। अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको इक्वेशन ए कह देते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। चाहो तो आप 2 को कॉमन ले लो, फिर आप देखो तो अभी भी कुछ खास टाइप का होता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है अगले स्टेप में तुरंत खास हो जाएगा। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोनों तरफ, एकदम से खास हो जाएगा। ठीक है, जैसे ना एक बारी के लिए, वैसे अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो तो कुछ खास हो नहीं रहा, लेकिन अगर मैं तुरंत से डिफरेंशिएट कर दूं, एक रिस्क है मेरी तरफ से, ले लेता हूं, कोई बात नहीं। नहीं गलत किया ना मैंने, तभी तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना चाहिए था। अरे ऐसी गलती अक्सर होती है, मेरे से बहुत बार हुई है, इसलिए मैं अलर्ट हो गया एकदम से। फर्स्ट फंक्शन था ये पूरा सेकंड फंक्शन था, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट को लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव लिया। आप सेकंड को लिखोगे नहीं क्या, सेकंड को लिखोगे नहीं क्या, देखो सेकंड को लिखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव विल गिव यू द सेम थिंग। अब आपको दिख रहा होगा कि दिस सेम थिंग इज नथिंग मोर देन y। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे ही इक्वेशन 1 तक पहुंचे, आपने तुरंत एनालाइज किया और तुरंत समझ गए कि कुछ फायदा करवा दिया आपने अपने आप के लिए, क्योंकि नाउ y डैश कैन बी रिटन एज, चाहो तो आप 2 को कॉमन ले लो, e की पावर x, यहां पे आपका बच गया b cos 2x माइनस का a sin 2x। इसी चीज को मैंने थोड़ा अरेंज करके लिखा, एंड दिस होल थिंग अंडरलाइन थिंग विल बिकम y। तो अब निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि आपने उसको यूटिलाइज कर दिया, कुछ ना कुछ काम कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे, नाउ वी कैन डू डिफरेंशिएशन अगेन। अब देखो जैसे अब मेरे पास एक प्लस पॉइंट मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, मुझे पता है कॉस थोड़ी देर बाद साइन बन जाएगा, साइन थोड़ी देर बाद कॉस बन जाएगा, ऊपर से इसकी कंपेरेबिलिटी होगी, ये मेरे साइड में चल रहा है दिमाग के। चलो आपको करके दिखा देता हूँ। y डबल डैश हो जाएगा आफ्टर डूइंग डिफरेंशिएशन, 2 को चलो बाहर ले लो बिल्कुल, और ये e की पावर x को फर्स्ट और इस पूरे को सेकंड मान लो, तो e की पावर x फर्स्ट फंक्शन हो गया। Now I am doing what differentiation of this thing will give me minus का 2b sin 2x and minus का 2a cos 2x। अभी मैंने सिर्फ ध्यान रखना, गलती मत करना, इसका डिफरेंशिएशन क्या, अभी इसको लिखना है पूरा, अभी प्रॉपर्ली मुझे इस पूरे को लिखना है, इस पूरे को लिखना है, फिर b cos 2x लिखना है, माइनस a sin 2x लिखना है प्रॉपर्ली। उसके बाद मुझे इसका e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, जो कि यही होगा। ये 2 कॉमन लिया था मैंने, 2 के साथ हो गया। y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y डैश। अब चीजें बहुत ज्यादा आसान है, प्लीज कॉपी में खुद करके देखो, जो मैंने लिखा, क्योंकि मुझे अपने किए हुए पे पूरी क्लैरिटी है, आपका पता नहीं।
अब मुझे समझ में आ गया कि ये जो चीज़ दिख रही है ना, मैंने पहले से देखो, आप नेगेटिव कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो बाई चांस, मैं मान लेता हूं कि आपने नेगेटिव 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने नेगेटिव 2 को कॉमन लिया, नाउ इट विल लुक लाइक व्हाट, -2 इसका अगला। ये पूरी की पूरी चीज़ आपको दिख रही है, e⁻x के साथ y बन गई दोबारा से। ये बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जितना भी तक पढ़ा है मैंने उसमें से। तो 2 था, ये पूरा का पूरा नेगेटिव का 2y हो गया, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी वो बोली जा सकती है y। प्लस में आपके पास जो चीज़ बच गई, अब सोचोगे आप इसका क्या करूं। आप देखो, एक नज़र फिर आके तो देखो, बस आप नज़र फिरने की दे रहे हैं इक्वेशन 2 को। अभी आपको लग रहा होगा ये क्या ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत स्मूथ चल रहे हैं। आप देखो, b cos 2x माइनस a sin 2x ex के साथ क्या कहेंगे हम इसे, y डैश माइनस y अपॉन 2 कहेंगे, नहीं कहेंगे? आपको पता नहीं समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, पता भी तो नहीं चल रहा कुछ, ये आंसर हो गया बस। थोड़ा बहुत इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेना, अगर आप कर सकते हो तो मैं दिखा देता हूँ। 2 हो जाएगा, ये माइनस का 4y हो जाएगा, ये प्लस का y डैश हो जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा, होल अपॉन में 2 आ जाएगा, प्लस का y डैश हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। तो y डबल डैश इज इक्वल टू मेरा कुछ आ रहा है y डैश माइनस का 5y प्लस का y डैश, और प्लस का y डैश यानी 2y। मेरा आंसर कुछ कुछ ही आ रहा है। मैं आपको सच बोलूँ तो मुझे कैलकुलेशन पर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। वैसे अगर मेरा कोई कैलकुलेशन गलत होगा तो ये बड़ी वैसे गलत बात मानी जाएगी, लेकिन फिर भी ये आंसर है। कितना डरा हुआ होना है कोई कैलकुलेशन के मामले में। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ देखना, ठीक है ना, इस चीज़ को। तो मेरा ख्याल से आपको मतलब समझ में आया, क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम मैं चाहता हूँ डिवोट उस चीज़ में जो मेन फंडे वाली चीज़ है, उस पर देखो। लेकिन मैं फिर भी एक बार कैलकुलेशन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए चेक कर लेता हूँ, ताकि यार एक अच्छा लगे, मैं चेक कर लेता हूँ। असल में मुझे एक टेंशन ये भी है कि टाइम ज़्यादा होता रह रहा है, वीडियो का लेंथ बढ़ता रह रहा है। बड़े टेंशन रहते हैं यार ज़िंदगी में, आपको क्या पता। चलो, e⁻x को लिख दिया था, b cos, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया था, फिर y को मैंने, अच्छा इसको पूरा डिफ्रेंशिएशन किया मैंने, फिर y का डेरिवेटिव लिया। आई होप मैंने ये सही किया हुआ। अब तो मैं कैलकुलेशन चेक भी नहीं कर पा रहा ढंग से, बिकॉज ये 2 इसमें से कॉमन आ गया था। y डैश माइनस y अपॉन 2, वैसे सही है, ठीक है ना। तो आप इसे प्लीज़ एक बार देख भी लीजिएगा, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को करना। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एज अ होमवर्क, ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा एज अ होमवर्क, आप इसे ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है एक, और बस एक क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। अब मुझे अगला टॉपिक आपको पढ़ाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। आपको तब कुछ समझ में आएगा कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। आज के दिन हमने सिर्फ समझा कि फॉर्मेशन कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी क्लास 12th से, अगर आपने नहीं करा। एनसीईआरटी क्लास 12th के आप एक ही क्वेश्चन को करो, 9.2 से शुरू हो जाओ, 2 भी नहीं तो चलो हाँ 2 से शुरू हो जाओ। 9.2 पर बेस्ड है आज का हमारा काम। इसके बाद 9.3, 4, 5 इतनी एक्सरसाइजेज उसमें है। इस तरीके से अगर आप पैरेलल चलते रहोगे तो आपका कवर हो जाएगा। मेन काम ना हमारा यहाँ से जो अभी स्टार्ट होगा वो यहाँ से कहीं कहीं शुरू होगा। अभी तक का जो खास काम है वो बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, आप बस प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन पे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस जो है मैं आपको कराऊंगा कैसे कैसे होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी मज़ा उनमें आने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको जितना कुछ आज मैंने पढ़ाया, जो हमने सेशन शुरू किया वो समझ में आएगा। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑलरेडी हमारा साथ पे पैरेलली चल रहा है। जब आप वीडियो क्या पता देर में देख रहे हो तब तक एनालिटिकल ज्योमेट्री पूरी तरीके से कवर हो चुका होगा। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री जिसमें प्लेन्स, स्फीयर, स्ट्रेट लाइन वगैरह है, उसको भी आप अलग से कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि पैरेलली 2-2 सब्जेक्ट तो एटलीस्ट उठाए जाए, तभी हमारा ऑन टाइम बिफोर टाइम सिलेबस खत्म हो पाएगा। दूसरी तरफ हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इस तरह का जो सिलेबस है जीएस का, वो अलग से चल रहा है। तो इस चैनल में पहली बार अगर आ रहे हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने मन के विचार, मन की बात नीचे जरूर करें। अभी के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।